रशिया से अगर कोई भी कंट्री ऑयल खरीदती है तो यूएस उसको इतना बड़ा इशू क्यों बना देता है। इस वीडियो में समझते हैं कि यूएस को क्या प्रॉब्लम है अगर कोई भी कंट्री रशिया से ऑयल बाय करे और वो क्यों नहीं चाहती कि कोई भी देश रशिया से ऑयल खरीदे। इसके लिए थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे 1940s में यूएस और सोवियत यूनियन दोस्त की तरह थे जो नाजी जर्मनी के अगेंस्ट लड़ रहे थे। सोवियत यूनियन 15 कंट्रीज़ को मिलके बना था जिसमें रशिया सबसे बड़ी और पावरफुल कंट्री थी। लेकिन यूएस और सोवियत यूनियन का ये अलायंस 1945 के बाद टूट जाता है जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था, क्योंकि दोनों डिफरेंट तरीके से दुनिया को लीड करना चाहते थे। यूएस बिलीव करता था डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म में, जहां लोगों के पास पावर होती थी अपना लीडर चुनने की, कुछ भी बिजनेस या काम करने की जिसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता था। और सोवियत यूनियन कम्युनिज्म में बिलीव करता था जहां गवर्नमेंट के पास ही ज़्यादा कंट्रोल होता था, चाहे वो जॉब्स हो, बिजनेस हो, लैंड हो या रिसोर्सेज, लोगों के पास उतनी फ्रीडम और पावर नहीं होती थी। यूएस और सोवियत यूनियन का डिफरेंट आइडियोलॉजी में बिलीव करना इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर की वजह बन गया और अब दोनों ये प्रूफ करने में लग गई कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। यूएस ने जापान पे एटॉमिक बॉम्ब का यूज़ किया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे 1945 में, तो सोवियत यूनियन ने भी अपना फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया था 1949 में। जब सोवियत यूनियन ने अपना फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब सक्सेसफुली टेस्ट किया था तो कहीं ना कहीं यूएस और बाकी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के मन में ये डर बैठ गया था कि कहीं सोवियत यूनियन अपनी कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को बढ़ाने के लिए कहीं उन पर अटैक ना कर दी। इसलिए 1949 में यूएस, कनाडा और बाकी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ ने नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी। नेटो का मेन पर्पस वेस्टर्न यूरोप की डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने का था। नेटो एक मिलिट्री फ्रेंडशिप ग्रुप की तरह है। अगर कंट्री नेटो का पार्ट है और उस पर अटैक होता है तो नेटो में जितनी भी इंक्लूडेड कंट्रीज़ हैं वो उसके लिए फाइट करेंगी, उसको प्रोटेक्ट करेंगी। मतलब नेटो की किसी भी एक कंट्री पे अटैक करना बाकी सब नेटो में इंक्लूडेड कंट्रीज़ को वॉर का न्योता देने जैसा है। नेटो की देखा देखी सोवियत यूनियन ने भी वॉरसॉ पैक्ट की शुरुआत कर दी 1955 में। वॉरसॉ पैक्ट भी नेटो की तरह ही काम करता था। अगर किसी एक कंट्री पे हमला होगा तो बाकी सब कंट्री भी उसमें शामिल हो जाएंगी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। वॉरसॉ पैक्ट की एक और बात सामने आई, अगर वॉरसॉ पैक्ट की मेंबर कंट्री भी कम्युनिज्म आइडियोलॉजी के अगेंस्ट जाती थी, जैसे हंगरी और चेकोस्लोवाकिया, तो वॉरसॉ पैक्ट उन पे भी मिलिट्री हमला कर देता था। सोवियत यूनियन जो 15 कंट्रीज से बना था, जिसमें रशिया सबसे बड़ी और पावरफुल कंट्री थी, वो 1991 में ख़त्म हो जाती है, टूट जाती है, क्योंकि लोग अब डेमोक्रेसी और फ्रीडम की डिमांड करने लगे थे। सोवियत यूनियन के टूटते ही रशिया अब इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली वीक हो जाती है और जो ये कोल्ड वॉर चल रहा था कि कौन ज़्यादा पावरफुल है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अब यूएस ही सबसे पावरफुल और सुपर कंट्री बन गया। सोवियत यूनियन के ख़त्म होते ही वॉरसॉ पैक्ट भी डिसॉल्व हो जाता है। 2000 में पुतिन लीडर बनते हैं और उनका मेन गोल होता है रशिया को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाना। जो कोल्ड वॉर सोवियत यूनियन के टूटने पे ख़त्म हुआ था वो पुतिन के लीडर बनते दोबारा स्टार्ट हो जाता है। यहाँ नेटो, जो यूएस और वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ ने इस्टेब्लिश किया था वेस्टर्न डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसमें ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ भी इंक्लूड होने लगी। और ये बात रशिया को कभी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि रशिया इसको अपने लिए थ्रेट मानता है। रशिया के अकॉर्डिंग अगर ये कंट्रीज़ नेटो का पार्ट बनती है तो नेटो के मिलिट्री फोर्सेस सीधा रशिया के बॉर्डर तक पहुंच जाएगी। इसको ऐसे समझो कि आप अपने घर पे हो और आपका दुश्मन आपके नेबर को कन्विंस कर रहा है कि वो उसकी टीम में आ जाए। चाहे आप अपने घर पे ही क्यों ना हो, लेकिन आपका दुश्मन आपके घर को हर साइड से घेर रहा है और कह रहा है कि चिंता मत करो, हम अटैक नहीं करेंगे। स्टिल आप अनसेफ फील करोगे और यही रशिया के साथ हो रहा है। ईस्टर्न यूरोप की कई कंट्रीज़ नेटो का पार्ट बन चुकी है और अब यूक्रेन भी नेटो के क्लोज जा रहा था और ये बात रशिया को सही नहीं लगी। 2022 में रशिया पूरी तरह से यूक्रेन पे हमला कर देता है। रशिया सबसे ज़्यादा ऑयल और गैस एक्सपोर्ट करता है।
और यूएस बाकी कंट्रीज़ को मना करता है रशिया से ऑयल खरीदने के लिए, क्योंकि यूएस का मानना है कि अगर बाकी कंट्रीज़ रशिया से ऑयल खरीदेंगी तो रशिया इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बन रहा है और रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया को फाइनेंशियली हेल्प मिल रही है यूक्रेन के साथ वॉर लड़ने में। यहाँ यूएस और कुछ वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ इनडायरेक्टली हेल्प कर रही है यूक्रेन की वॉर में, उनको वेपन्स प्रोवाइड करके, पैसे देके, इंटेलिजेंस सपोर्ट प्रोवाइड करके और रशिया पे सेंक्शंस लगा के। यूएस अभी भी सबसे पावरफुल कंट्री है वर्ल्ड की और वो सबसे पावरफुल ही रहना चाहती है। अगर ज़्यादा कंट्रीज़ नेटो का पार्ट बनेगी तो यूएस और पावरफुल फील करेगा और रशिया कभी अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन एस्टैब्लिश नहीं कर पाएगा और एक वीक पोजीशन पे चला जाएगा। ये वॉर ऑयल का नहीं है, ये वॉर पावर का है। ये है स्टोरी यूएस और रशिया के कोल्ड वॉर की, जिसमें असली रीज़न है पावर। इन दोनों कंट्रीज़ के कोल्ड वॉर की वजह से कई बारी दूसरी कंट्रीज़ भी घसीट ली जाती है, जैसे यूक्रेन जो रशिया के साथ वॉर में है। यूक्रेन का नेटो में शामिल होना इनडायरेक्टली यूएस को ही पावरफुल बनाता है। इंडिया पे यूएस ट्रेड टैरिफ बढ़ाने का एक रीज़न ये भी देता है कि इंडिया रशिया से ऑयल बाय करता है और इस तरह से वो इंडिया के ट्रेड को नुकसान पहुंचाता है। फ्यूचर में इन दोनों कंट्रीज़ में पीस मेंटेन होगा या नहीं ये तो मालूम नहीं, लेकिन हिस्ट्री ये बताती है कि पावर बहुत बड़ी चीज़ है। कई कंट्रीज़ में लड़ाई का रीज़न ये पावर ही रहा है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। दिस इज़ अनीशा सोनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।